Hello guys, welcome to our YouTube channel कश्मीर सिविल सर्विस एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर जुबैर। आज हम इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्लानिंग के 4th फाइव प्लान तक हमने लास्ट का लेक्चर कंप्लीट किया था। आज का लेक्चर जो है हम 5th फाइव प्लान से शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 5th फाइव प्लान जो था वो शुरू हुआ अप्रैल 1 1974 से लेके मार्च 31 1979। डेट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें ट्विस्ट बीच में आएगा, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। इसका जो चीफ आर्किटेक्ट था वो था डीपी दर। ओरिजिनल ड्राफ्ट जो प्लान का बनाया था वो सी सुब्रमण्यम ने बनाया था, लेकिन बाद में जो फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया वो डीपी दर ने बनाया था। इस प्लान के आसपास जो हमारा बैकड्रॉप जो था उस टाइम, उस पीरियड में किस बैकड्रॉप में हमने इस 5 प्लान को शुरू किया था। हमारी कंट्री उस टाइम इन्फ्लेशन के फेज से गुजर रही थी। देयर वाज अ टिपिकल इन्फ्लेशन दैट इज कॉल्ड रन अवे इन्फ्लेशन। जब हम इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम हम देखेंगे रन अवे इन्फ्लेशन क्या होता है। यहाँ पे खाली आप याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन थी हमारी इकोनॉमी में। इकोनॉमी वाज फेसिंग इन्फ्लेशन एंड दैट इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली कौन सी इन्फ्लेशन थी? रन अवे इन्फ्लेशन। प्लस द इन्फ्लेशन वाज aggravated by the fact that there was increase in the oil prices. ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में और उसका इम्पैक्ट हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी में भी नज़र आ रहा था, बिकॉज हमारी इकॉनमी जो है वो ऑयल बेस्ड इकॉनमी है और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप अपनी कंट्री में करते हैं पीछे हमारा ऑयल की रिक्वायरमेंट जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ज़रूरत पड़ जाती हैं। और जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी और उस चीज़ की वजह से भी आपकी इकॉनमी में इन्फ्लेशन नज़र आ जाती है। और यही एक रीज़न था कि उस टाइम 1970s में इसी 5 प्लान के पीरियड में आरबीआई को एक स्पेसिफिक जॉब एंट्रस्ट किया गया था कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक स्पेसिफिक मैंडेट दिया गया था आरबीआई को फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन। जहां हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, इस 5 प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, देयर वर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स इस 5 प्लान के। वन वाज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, और जिसको हम कहते हैं अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेकेंड वाज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा इस पीरियड में आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा था। और ये 5 प्लान हमें जब ये 5 प्लान हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम जो सेंटर पे जो पावर में जो गवर्नमेंट थी दैट वाज कांग्रेस, और इट वाज हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। पीरियड 1974 है टिल 1979। इस 5 प्लान में हमने जो टारगेट रखा था वो था 4.4%। एक्चुअल में जब हम अचीवमेंट की जब हम बात करते हैं लास्ट में, तो एक्चुअल अचीवमेंट वाज 4.8%। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस 5 प्लान के हवाले से जो हमने याद रखनी है वो ये था कि ये 5 प्लान कंप्लीट नहीं हुआ। 1978 में हमने इस 5 प्लान को टर्मिनेट कर दिया। This 5 plan was terminated on March 31st 1978। रीजन क्या था? रीजन ये था कि उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, इमरजेंसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1975 में कांग्रेस ने नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी। याद रखिएगा ये थोड़ा सा पॉलिटिकल टॉपिक है, आगे कहीं पे आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत भी पड़ेगी, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी वाज इंप्लीमेंटेड इन 1975 एंड 78 तक आते आते यहाँ पे जो है इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस में जनता पार्टी जो अपोजिशन पार्टी थी, जनता पार्टी ने जनता पार्टी केम इनटू पावर। एंड जब जनता पार्टी पावर में आ गई तो उन्होंने 1970
1978 में कांग्रेस के प्लान को एबॉलिश किया, यानी कि पिछला प्लान जो इनने स्टार्ट किया था 1978 में अपना नया प्लान शुरू कर दिया। अब जनता पार्टी का क्या ऑब्जेक्टिव था? जनता पार्टी का जो प्लान के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने एक स्पेसिफिक प्लान लॉन्च करने की कोशिश की जिसको हम कहते हैं रोलिंग प्लान, जिसको हम कहते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, रोलिंग प्लान क्या है, थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस करेंगे। रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट जो है वो एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गुनार मिर्डल ने अपनी एक किताब, जिस किताब का नाम है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट इज ब्रॉडर सेटिंग, ये किताब लिखी है। उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, एक्शन ड्रामा, एक जबरदस्त किताब है इसकी, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट इज ब्रॉडर सेटिंग। ये किताब गुनार मिर्डल साहब ने लिखी थी। ही वाज ए स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, जहां पे उसने रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। और जनता पार्टी हेडेड बाय, किसने हेडेड, उस टाइम कौन हेड कर रहा था जनता पार्टी की गवर्नमेंट को? मोरारजी देसाई ने। उसने उनको इनवाइट किया और रोलिंग प्लान जो है यहाँ पे अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। अब रोलिंग प्लान क्या है? रोलिंग प्लान उन जैसी इकोनॉमीज के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं जो फ्लूइड नेचर की इकोनॉमीज है, यानी कि जहां पे आपके टारगेट्स कंटिन्यूसली चेंज हो जाती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूसली चेंज हो जाती हैं, यानी कि कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं रह जाती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रोलिंग प्लान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसको ईयरली बेसिस पे आप इस प्लान को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं और अपने टारगेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई ये फिक्स्ड टारगेट 5 साल तक नहीं रहता है। अगर आपको लगता है कि ये टारगेट हमने अचीव कर दिया, आप इस टारगेट को डिलीट कर सकते हैं, आप नया टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस टारगेट में कमी पेशी है, इस टारगेट को आप और प्रायोरिटी पे आगे चलाने की कोशिश करेंगे। दिस इज द एसेंस ऑफ रोलिंग प्लान। और ये रोलिंग प्लान जो है ये हमने शुरू किया था अप्रैल 1978 में, 1978। और जो जनता पार्टी ने ये अपना एक नया 5 ईयर प्लान शुरू कर दिया, दैट वाज नाउ फ्रॉम 1978, यानी कि 1 अप्रैल 1978 टिल 31 मार्च 1983, यानी कि इनका अब ये 5 ईयर प्लान इस पीरियड तक चलना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे 2 साल के बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंडर आती है और जनता पार्टी गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है फिर से वापस हुकूमत पे आ जाती हैं। यानी कि एक, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होंगी, उसमें एक कार्टून कैरेक्टर है, आया राम गया राम। उस पीरियड में एक पार्टी थी, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी पावर में आ गई, वो पार्टी डिसॉल्व हो गई, तीसरी पार्टी वापस आ गई। यानी कि ये एक ऐसा फेज था जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी कंट्री में। और इस पीरियड में जब ये 5 ईयर प्लान जो था, जो 1983 तक चलना चाहिए था, अब वो 78 से लेके 80 तक चला गया। यानी कि अब कांग्रेस गवर्नमेंट जब वापस इक्तिदार में आ गई, उन्होंने इनका रोलिंग प्लान जो था वो एबॉलिश कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। और अब कांग्रेस का नया 5 ईयर प्लान लॉन्च होने वाला था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि एक नॉमेनक्लेचर जो था, 5 ईयर प्लान में ज्यादा चेंज ना हो जाए, तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जो अपना प्लान 1974 में जब शुरू किया था 79 तक, ये वाला प्लान जो 1979 तक शुरू किया था, जो 1 साल पहले टर्मिनेट हुआ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1 साल, जो जनता पार्टी के जो टेन्योर में जो रोलिंग प्लान के जो 2 साल आए थे, 1 साल उन्होंने उस प्लान में ऐड कर दिया। यानी कि 78
तक जो टर्मिनेट हुआ था वहां 1 साल ऐड कर दिया और वो प्लान 1979 तक 5th प्लान बना दिया, और 1 साल जो बीच में बच गया उसी 1 साल को हम आगे हम बुक्स में रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। और अपना जो नया प्लान जो था 6th 5-year प्लान वो उन्होंने 1980 से शुरू कर दिया। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया कि किस तरह गवर्नमेंट ऊपर नीचे चेंज होके किस तरह नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, ताकि एग्जाम में आपको कहीं एग्जामिनर जो है वो आपको ट्रैप ना कर पाए कि किस प्लान को रोलिंग प्लान कहते हैं, कौन सा प्लान कांग्रेस का था, कौन सा प्लान जनता पार्टी का था। यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। देन उसके बाद जो हमारा आता है वो है 6th 5-year प्लान, जो शुरू होता है 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च 1985, यानी कि अब ये कांग्रेस ने अपना नया 5-year प्लान शुरू कर दिया। ये 5-year प्लान जो था इट वाज बेस्ड ऑन मुखर्जी फार्मूला, और इसमें अब क्या किया इन्होंने, इसमें अब थोड़े से प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई, टारगेट्स भी कुछ नए दिए गए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, उन जो फोकस रहा इस 5-year प्लान का, जो मेन फोकस था वो था पहला कि किस तरह हम अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाएंगे, यानी कि नेशनल इनकम को किस तरह बढ़ाएंगे। यानी कि आप जब नेशनल इनकम को बढ़ाएंगे इट मीन्स आपने अपनी कंट्री में ग्रोथ की तरफ हम आप देखते हैं। सेकंड जो था फोकस वो था हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजिकली थोड़ी हमारी कंट्री बैकवर्ड ही थी, हम किस तरह अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्न लाइन्स पे ले आएंगे। तीसरा था जो जनता पार्टी ने जो थोड़ा सा इनका इलेक्शन पीरियड में जो जनता पार्टी इन पे हावी हो गई थी, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पॉवर्टी को लेके टारगेट किया था कि कांग्रेस ने अभी तक पॉवर्टी पे कोई काम नहीं किया, और पॉवर्टी अभी भी उसी लेवल पे आसपास चल रही है जहां हमने 1947 में शुरू की थी। सो कांग्रेस ने अब उसी चीज़ को वापस अपना एक मैनिफेस्टो बना दिया कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी को उन्होंने अब इस 5-year प्लान में प्रायोरिटी पे रखा। देन फोर्थ, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया, एंड दिस इज़ द रीज़न जब आप बुक्स में देखेंगे जितने भी मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स आप पढ़ेंगे, क्योंकि पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी इकोनॉमी में, और जब आप एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे जब आप मेजर्स टू फॉर द एलिवेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और उसमें आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उन सब के जो टाइमलाइन जब आप देखेंगे वो इस 6th 5-year प्लान के आसपास आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्राइसेम एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिसका नाम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देन IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, देन उसके बाद आपका आ जाता है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जिसको हम RLEGP के नाम से जानते हैं, और बाद में लास्ट में यही सारे कुछ प्रोग्राम जो थे वो लास्ट में क्लब हो जाते हैं आपका नरेगा 2005। अल्टीमेटली ये सारे जो थे ये इसके पीछे, इनके नरेगा के पीछे ये सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम थे जो लास्ट में क्लब हो जाता है मनरेगा में, जिसको हम कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी एक्ट के नाम से जिसको हम पढ़ते हैं। सो फोकस था पहला इंक्रीज इन नेशनल इनकम, then modernization of technology, then elevation of poverty, then unemployment, and fifth था population stabilization, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि कंट्री में रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से हमने कहीं ना कहीं वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मेजर्स एंड द रिसोर्स, यानी कि यहाँ पे जो कहते हैं ना उस टाइम जो नारा था हम दो हमारे दो बाकी दो चाइना को दो, तो ये एक नारा लगा था उस टाइम। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त इस पे फोकस किया कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इंडिया एज अ कंट्री वी हैव टू ग्रो एंड वी हैव टू डेवलप। देन थर्ड 6th जो था फोकस हमारा रह गया था डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रूरल एरियाज में, बिकॉज रूरल एरियाज वर सीन एज मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज, जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आपको पॉवर्टी और जहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आती है। और किस तरह एक अर्बन रूरल अर्बन माइग्रेशन की क्राइसिस उस टाइम, उस पीरियड में हमें नज़र आती थी। रूरल एरिया से बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट होने की कोशिश कर रहे थे और धीरे 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 रूरल एरियाज़ में क्राइसिस आने लगी थी। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम उन्हीं रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप करें, और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी और धीरे धीरे लोगों को विश्वास हो जाएगा कि अब हमें अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, इस 5 ईयर प्लान का जो टारगेट जो था, द टारगेट वाज 5.2%, और अचीवमेंट की अगर हम बात करेंगे, अचीवमेंट वाज, ये देखते हैं यहाँ पे, टारगेट 5.2%, अचीवमेंट वाज 5.7%। तो कहने के लिए और प्रैक्टिकली ये 5 ईयर प्लान वाज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि इससे पहले कुछ प्लान्स में हमने देखा कि किस तरह ग्रोथ और टारगेट के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नजर आ रहा था। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये है 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान, ठीक। सो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम April 1st 1985 to 31st March 1990। इस 5 ईयर प्लान का जो फोकस था, द फोकस वाज मेनली ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एंड जो रेस्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान्स के जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हम कहते हैं, जैसे ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, और वी कैन से सोशल जस्टिस, they remained more or less the guiding principle during its course of implementation। and इस 5 ईयर प्लान का जब हम ग्रोथ का टारगेट हम देखते हैं, ग्रोथ का जो टारगेट हम देखते हैं, डेट वाज, जो आप यहाँ भी देख सकते हैं, द टारगेट वाज 5.0% एंड एक्चुअल जो हम देखते हैं 6%। लेकिन ये जो एक्चुअल आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल ग्रोथ जो हमने यहाँ पे अचीव की, इट वाज एट द कॉस्ट ऑफ अनफेवरेबल BOP, balance of payment, or we can say there was fiscal imbalance। यानी कि इस पीरियड तक आते आते जब हम देखते हैं यहाँ पे आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, जो आप रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू आप बोरोविंग से ज़्यादा हासिल कर रहे थे और उसी बोरोविंग से आप अपनी जो एक्सपेंडिचर है वो मीट आउट कर रहे थे, जिस चीज़ की वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपकी इकॉनमी में नज़र आ गई। यानी कि 1990 में हमारी इकॉनमी जो है वो एक क्राइसिस में आ गई। और जब हम क्राइसिस में आ गए और हमने फिर अगला 5 ईयर प्लान स्टार्ट नहीं किया, हमारी एक और ब्रेक लग गई। एक तो पहले हमने देखी थी कि किस तरह हमारे एनुअल प्लान्स में जब हमारा 3rd 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ था, उसके बाद जैसे हमने जो उससे पहले पढ़ा था किस तरह इंडो चाइना वार, इंडिया पाकिस्तान वार, और जो हमारी कंट्री में जो उस पीरियड में ड्रॉट आया था, किस तरह हमने वहाँ पे एनुअल प्लान्स हमने शुरू किए थे। और सिमिलर एक ऐसी सिचुएशन हमारी कंट्री में 1990s में आई, जहाँ पे हम एनुअल प्लान हमने फिर से शुरू कर दिया। यानी कि जो एनुअल प्लान जो थे वो हमने 1990 से लेके 92 तक, यानी कि 2 साल, 1990 to 91 और 1991 to 1992।
थोड़ा सा मैं आपको जो क्राइसिस की जो ओरिजिन जो है, क्राइसिस क्यों होगी हमारी, वो उसके विषय में हम यहाँ पे एक छोटा सा हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो रिफॉर्म जो हमने उसके बाद हमने लिए थे, जो बीओपी के जो क्राइसिस जो हमने हमारी कंट्री में जो बीओपी क्राइसिस जो शुरू हुई, बीओपी क्राइसिस में मेनली जो थे वो हमारे पास जो फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल थे, द फैक्टर्स वर क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। कुछ फैक्टर्स आपके डोमेस्टिक फ्रंट पे आपको नजर आते हैं और कुछ फैक्टर्स जो है वो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप काउंट करते हैं। अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो है, उस पीरियड में हमारी कंट्री में इकॉनमी में हाई इन्फ्लेशन थी। सेकंड, देयर वाज हाई फिस्कल डेफिसिट, यानी कि यहाँ पे ये एक अलग एक चैप्टर है, अलग एक लेक्चर सीरीज है जिसमें हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। कंट्री की जो फिस्कल पॉलिसी होती है, बजटरी प्रोसेस, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाके आपको ये थोड़ा सा समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप इतना ही याद रखिएगा कि आपका जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है वो आपका रेवेन्यू वाज लेस देन योर एक्सपेंडिचर, और आप खसारे में ही जा रहे थे, और आपका जो रिकरेंट जो एक्सपेंडिचर था वो आप मीट आउट कर रहे थे ओनली फ्रॉम बोरोइंग्स। और आपने इतनी बोरोइंग्स हासिल की थी उस टाइम, जो इंटरनेशनल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे मेनली, जिनमें आपका IMF है या अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वहां से आपने इतना बारो कर लिया था। अब जब भी आप बारोइंग के लिए उनके पास जाते थे वो आपको कैटेगोरिकली मना कर रहे थे, अनलेस एंड अनटिल आप अपनी कंट्री में कुछ रिफॉर्म्स ले लेंगे, रिफॉर्म्स और सर्टन मेजर्स, अगर तब तक आपको बोरोइंग्स नहीं मिलेगी जब तक कि आप उनकी जो बात है वो आप तस्लीम नहीं करेंगे। सो देयर वाज हाई फिस्कल डेफिसिट। देन थर्ड जो था, थर्ड वाज देयर वाज हाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये था कि पॉलिटिकल कंट्री में पॉलिटिकल फ्रंट पे स्टेबिलिटी नहीं थी, और इस चीज की वजह से बहुत सारे जो बिजनेस फर्म्स हैं, दे वर वेरी रिलक्टेंट इन कमिंग टू इंडिया फॉर डूइंग बिजनेस। यानी कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज से जो बिजनेस पर्सन जो है, दे वर शोइंग रिलक्टेंस इन स्टार्टिंग देयर बिजनेस इन द कंट्री। ठीक, देन उसकी वजह से इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से द क्रेडिट रेटिंग्स जो थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। देयर आर मेनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो कंट्री में आपको रेट करते हैं कि कहाँ कौन सी कंट्री स्टेबल है, किस कंट्री में आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और उसके लिए देयर आर डेजिग्नेटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जिन्होंने हमारी कंट्री को रेटिंग्स जो है वो हमारी रेटिंग्स कम आ गई। देन देयर वाज उसके बाद जो फिफ्थ जो था, देयर वाज विड्रॉल ऑफ ऑलरेडी जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स थे, देयर वाज विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम आवर कंट्री। यानी कि जो हमारा अभी तक जो थोड़ा सा कुछ FDI यहाँ पे आ गया था 78 से लेके 80 में, और 80 से लेके 90 तक जो सिलेक्टिव लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हमने शुरू की थी, उसमें जितना भी FDI आया था, इन फैक्टर्स की वजह से वो भी अब उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट जो है, दे वर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट बैक टू सम अदर कंट्रीज जहां उनको लगा कि वहां पे हम सेफ है। सो इन चीज़ों की वजह से जब हम देखते हैं BOP में, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सिंपली कुछ नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का जो एक एक्सटर्नल अकाउंट बुक रखते हैं, बुक कीपिंग अकाउंट है, जहां आप ये देखते हैं कि कितने डॉलर्स आपका इनफ्लो होता है और कितना आउटफ्लो होता है। अब ये तो डोमेस्टिक फैक्टर्स थे। अब अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपका एक इराक और ईरान के बीच में गल्फ वार शुरू हुआ था। इस गल्फ वार की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो है
वो काफ़ी बढ़ गए। और जहाँ तक आप जानते हैं, आपको पता ही है कि इंडिया को अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि वी हैव टू इंपोर्ट ऑयल। और जितना आपका ऑयल जो है महंगा मिलेगा उतना आपको ये परचेज करना पड़ता है। और आपकी जो फॉरेक्स, जो आपकी कंट्री में जो फॉरेक्स है उसका डिप्लीशन होता रहता है, यानी कि जो डॉलर्स आपके पास रिजर्व है और फॉरेन एक्सचेंज जो कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल करेंसीज में काउंट किया जाता है, जिसमें डॉलर्स आते हैं, आपका पाउंड आता है, आपका स्टर्लिंग आता है, आपका रंदम भी आता है। तो मेनली हम डॉलर्स पे अभी फोकस करेंगे कि डॉलर्स का आपका डिप्लीशन होता गया। और चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स थे चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। एक्सटर्नल फैक्टर में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की वजह से जब प्राइसेस बढ़ गए, आपको वही ऑयल महंगा खरीदना पड़ा और आपके फॉरेक्स रिजर्व्स में और भी डॉलर्स आपको देने पड़ते हैं, यानी कि डॉलर्स का डिप्लीशन होता गया। नंबर 1। सेकंड, इस चीज की वजह से जो गल्फ वार था, इस चीज की वजह से आपका जो रेमिटेंस के अकाउंट से जो आपकी कंट्री में फॉरेक्स में इंक्रीज होता रहता था, वो भी अब कम आया। क्योंकि बाहर जो हमारी कंट्री में कुछ हमारे लोग कहीं फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली जो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है, जिसमें आप जो आपका कुवैत है, आपका ईरान है, आपका इराक है, या जितने भी गल्फ कंट्रीज है मेनली, उनमें हमारे कंट्री के लोग वहाँ काम करने के लिए जाते थे। और वहाँ जब वो अपनी सेविंग्स जो बचाते थे, वो सेविंग्स वो अपने होम यानी कि इंडिया में वो बेचते थे। जब आप वहाँ की करेंसी यहाँ बेचते हैं तो यहाँ वो डॉलर्स के शेप में आपके फॉरेक्स में ऐड होती रहती है। यानी कि इससे पहले, वार से पहले रेमिटेंस का एक फैक्टर जो है, और इंडिया माना जाता है रेमिटेंस के अकाउंट में इंडिया की रैंक जो है वो सेकंड है। जो फॉरेन कंट्रीज में जो हमारे लोग काम करते हैं, वो अपनी कंट्री में ये अपनी जो बची कुची सैलरी है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स वो यहाँ अपनी कंट्री में बेचते हैं। और यहाँ जब वो डॉलर्स ले आते हैं, यहाँ वो कन्वर्ट होके जो यहाँ के उनके रिलेटिव्स है या जिनको वो बेच रहे हैं उनको इंडियन करेंसी मिलती है, लेकिन सरकार या आरबीआई को एज डॉलर्स मिलते हैं। यानी कि हमारा फॉरेक्स उस सिनेरियो में हमारा फॉरेक्स बढ़ता था। लेकिन वार की वजह से वहां पे क्या हुआ, वहां पे बहुत सारी कंपनीज ने अब एम्प्लॉयज को फायर करना शुरू कर दिया। बिकॉज बिजनेस जो है, इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस और इकॉनमी जो है वो थोड़ा सा इकॉनमी डाउन हो गई। प्लस जो कुछ वहां पे हमारे लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए वापस इंडिया आ गए। तो ये तो हो गया कि गल्फ वार की वजह से हमारी इकॉनमी में क्राइसिस का कंट्रीब्यूशन क्या रहा। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन था यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन, यानी कि यूएसएसआर एक ब्लॉक था। अब उसी यूएसएसआर में उस टाइम जो है वहाँ एक क्राइसिस आ गई और उस क्राइसिस की वजह से उसकी इंटीग्रेशन हो गई। और उस इंटीग्रेशन ने डिसइंटीग्रेशन ने हमारी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक क्राइसिस कंट्रीब्यूट की। कैसे कंट्रीब्यूट की उसको थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि यूएसएसआर वाज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ इंडिया। ठीक, अब यूएसएसआर और इंडिया के बीच में एक काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिस एग्रीमेंट के तहत आपस में ये लोग ट्रेड कर रहे थे। And that trade was based on a concept of barter system, यानी कि यहाँ पे पैसा या डॉलर या इंटरनेशनल करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती थी। यहाँ पे खाली इतना था, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर यूएसएसआर को हमारी कंट्री से, फॉर एग्जांपल इंडिया से कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ नोन फॉर स्पाइसेस। अगर यूएसएसआर को स्पाइसेस चाहिए तो यूएसएसआर स्पाइस लेता था, और यूएसएसआर से अगर हमें कोई मशीनरी और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी तो वो हम लेते थे। यहाँ पे पैसा, रुपीज और डॉलर इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन वंस यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड, दैट काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट गॉट एबॉलिश्ड। और अब इंपोर्ट के लिए कोई भी चीज अगर आपको यूएसएसआर या उस
डिसइंटीग्रेशन के बाद जो भी कंट्री वो इंपोर्ट कर रही थी, वहां आपको फॉरेक्स में से डॉलर्स उठाने थे और वहां से वो इंपोर्ट करना था। मींस जितने भी फैक्टर्स आपने पढ़े, इन सब फैक्टर्स ने हमारे फॉरेक्स बास्केट से जो डॉलर का एक बास्केट हमारे पास रहता था, गवर्नमेंट के पास रहता था, ये धीरे धीरे डिप्लीट होता गया और 90s तक आते आते हमारे पास कहा जाता है we could only do trade for only 2 weeks। ये इतनी बड़ी क्राइसिस थी कि अब हम भीख मांगने तक उसकी नौबत आ गई और हम IMF के पास गए और उनसे मिन्नतें कर करके हम लोन की दरखास्त करने की हमने इल्तिजा की, लेकिन IMF ने उस टाइम हमें लोन देने से इनकार कर दिया और वहाँ पे हमें एक कंडीशंस के साथ हमें कंडीशंस के साथ हमें बताया गया कि हाँ, हम आपको दे देंगे, लेकिन जब तक आप अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब यह है कि जब तक आप अपनी कंट्री को ओपन नहीं करेंगे, लिबरलाइज नहीं करेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे वर्ल्ड के साथ, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और दिस इज द रीजन कि इंडियन इकोनॉमिस्ट्स उस टाइम विच वाज लेड बाय जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास मनमोहन सिंह जी थे, और जो हमारे पास उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो आपके ये नरसिम्हा राव थे, जिसको हम कहते हैं नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने वहाँ पे ये कंडीशन जो थी एक्सेप्ट कर ली, और एक्सेप्ट करने के बाद इन इंटरनेशनल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस ने हमें लोन दे दिया। $7 billion received by the Indian on account of loan। लेकिन किस चीज के बाद? जब आपने ये कंडीशंस एक्सेप्ट कर दी। कंडीशंस क्या थी? उस कंडीशंस को हम कहते हैं सैप रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम रिफॉर्म, जिसमें कुछ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स आपने करने और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, जिसमें आपने हर सेक्टर जो है आपने लिबरलाइज करना है, चाहे आपका इंडस्ट्री सेक्टर है, चाहे आपका सर्विस सेक्टर है, या चाहे आपका एक्सटर्नल ट्रेड है। तो डिटेल्स की तरफ जब हम देखेंगे, वो हम LPG के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में हम इसको और माइन्यूटली हम देखेंगे, और हम इसको माइन्यूटली देखेंगे, जहाँ पे हम डिटेल्स में एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशन उस टाइम रह गई थी, किस तरह हम इस सिचुएशंस में आ गए। यहाँ पे मैंने मोटे मोटे तौर पे कुछ चीज़ें आपके जहन में डालने की कोशिश की, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए किस तरह हमारी कंट्री 90s के फेज में गुजर रही थी, और किस तरह हम इस क्राइसिस को बचाने के लिए, किस तरह हमारे जो उस टाइम जो इकोनॉमिस्ट या प्लानर्स थे, उन्होंने नेक्स्ट इमीडिएट आपका जो 8th फायर प्लान है पोस्टपोन कर दिया, एनुअल प्लान्स लिए। उन 2 एनुअल प्लान्स में यहाँ से आप IMF या वर्ल्ड बैंक से वहाँ से आपने थोड़ा सा जो लोन्स वगैरह है क्राइसिस को डिफ्यूज करने के लिए वो हासिल कर दे, बट विद द प्ली कि आपने ये कंडीशन जो है एक्सेप्ट करनी है। और दिस वाज द रीज़न कि हमने फिर LPG रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। बहुत ही फेमस चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये हम आने वाले लेक्चर में एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। सो दिस वाज द बैकग्राउंड जो 8th फायर प्लान का आपका बनता है। अगर हम अब 8th फायर प्लान की बात करेंगे तो 8th फायर प्लान जो है इट वाज स्टार्टेड इन द बैकड्रॉप ऑफ न्यू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि हमने LPG रिफॉर्म जो है जुलाई 1991 में ही हमने अब शुरू कर दी, और आप इस प्लान का टाइम पीरियड देखते हैं 1992 टू 1997। इस फायर प्लान को हमने
इट वाज बेस्ड ऑन जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, और इसको कॉमनली यहाँ पे कहा जाता है राव सिंह मॉडल। क्यों कहते हैं राव सिंह मॉडल? बिकॉज नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह जो आगे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो इस पीरियड में फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से काम कर रहे थे। और इस 5 ईयर प्लान में जो आपका जो बैकड्रॉप जो हम देखेंगे, बैकड्रॉप वाज दैट द कंट्री वाज अंडर वर्सनिंग BOP position, यानी कि there was severe balance of payment crisis. Second was there was widening budgetary deficits. अगर आप इस पीरियड में इकोनॉमी को थोड़ा सा जब हम फिस्कल पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी में ये सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे कि बजटरी डेफिसिट क्या होता है, उसमें प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एटसेट्रा एटसेट्रा, किस तरह वो सारे डेफिसिट जो थे वो उनकी जो है जो गैप जो है वो बढ़ती जा रही थी। देन देयर वाज रिसेशन इन द इंडस्ट्री, रिसेशन इन द इंडस्ट्री यानी कि डिके इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की तरफ अगर आप जाएंगे तो इंडस्ट्री में रिसेशन पड़ा हुआ था। देयर वाज माउंटिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई एंड दिस वाज द सिनेरियो जहां आपने 8th 5 ईयर प्लान को शुरू कर दिया। और अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स या फोकस देखेंगे कि फोकस क्या था इसका, पहला ही फोकस था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देन वी हैव टू फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की तरफ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड देन जो क्राइसिस की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से आपने जो वहां से जो आपने एक्सेप्ट की सैप रिफॉर्म्स, वहां पे आपने क्या एक्सेप्ट किया कि हाँ हम एक्सटर्नल ट्रेड में रिफॉर्म्स लाएंगे, यानी कि टैरिफ्स वगैरह जो है वो कम करेंगे, आप अपने गेट्स जो ओपन करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। देन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में आप यहाँ पे क्या करेंगे, मोटे मोटे पॉइंट्स में आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स को भी आप अलाउ करेंगे। अगर आप यहाँ पे अभी तक फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे BSNL लगाया है, अब आप यहाँ पे मल्टीपल जो प्राइवेट फर्म्स है, चाहे एयरटेल है, चाहे जियो है, चाहे कोई भी उस टाइम जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर में काम करा था, उनको भी आपने परमिशन देना है। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जो बैंकिंग जो इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इंडिजिनस बैंकिंग सेक्टर आपने SBI को दिया है, अब आप अलो करेंगे यस बैंक को, एक्सिस बैंक को, HDFC बैंक को, सो दैट a competitive environment is provided in India, and then only India can achieve or reap the benefits of these reforms. और जब हम ग्रोथ के टारगेट की तरफ नजर देते हैं, द टारगेट वाज 5% और एक्चुअल जो अचीवमेंट है वो 6%, यानी कि यस आफ्टर LPG रिफॉर्म्स इमीडिएट 5 ईयर प्लान में टारगेट और एक्चुअल जो हमने अचीवमेंट किया उसमें अच्छा खासा डिफरेंस आया, हमने ग्रोथ जो है वो 6% अचीव कर दी। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट प्लान आपका आता है 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान का जो बेसिक जो थीम था, द थीम वाज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। ये डायरेक्ट MCQ, दिस इज अ वेरी हाई प्रायोरिटी दिस पॉइंट। ये बहुत सारे MCQs में डायरेक्ट पॉइंट ही आ जाता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान इस थीम पे बेस्ड था, और 9th 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम। सो इस 5 ईयर प्लान में हमने अब फोकस जो था वो कुछ गिने चुने फील्ड्स को हमने उठाया और हमने इस 5 ईयर प्लान को थोड़ा सा उन पे फोकस करने की कोशिश की। क्या था, सबसे पहले था क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ाने की कोशिश करनी है, देन रीजनल इम्बैलेंस जो आपकी कंट्री में आपको कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जिनको जो डेवलपमेंट इंडेक्स पे पीछे थे, और कुछ ऐसी स्टेट्स भी थे जो डेवलपमेंट इंडेक्सेस पे बहुत आगे थे। फॉर एग्जांपल अगर आप साउदर्न स्टेट्स की बात करेंगे, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये डेवलपमेंट इंडेक्सेस पे और डेवलपमेंट फ्रंट पे बहुत आगे थे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कुछ ऐसी स्टेट जो नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करते हैं, यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, MP है, कुछ ऐसी स्टेट्स
या इवन आपके हिली स्टेट जो स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट्स में आपका आपके आजकल की डेट पे आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश है आपका, उत्तराखंड है जो लेटर ऑन थोड़ा सा ये हिमाचल से कार्व आउट किया गया था, तो वो डेवलपमेंट फ्रंट पे थोड़ा सा पीछे थे। तो रीजनल इम्बैलेंस किस तरह हम बैलेंस करेंगे, उस ये इस 9th 5 प्लान में भी एक फोकस रहा। देन सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक, तो इस चीज़ को करने के लिए हमने जो स्टेप्स उठाए, एक नंबर 1 वाज टू चेक द बर्डन ऑफ फॉरेन डेट एंड गिव मेजर्स टू कर्टेल देम। किस तरह जो फॉरेन डेट जो हमारे पास था, किस तरह जो फॉरेन डेट यानी कि बोरोइंग्स हम करते जा रहे, हमारा फिस्कल डिफिसिट उस पीरियड में 9% के आसपास था। आज तो 3.6% के आसपास आपको नजर आएगा ये फिस्कल डेफिसिट, लेकिन उस टाइम जब आप हिस्ट्री देखेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे, वी हैव fiscal deficit touching to 9%. Then proper utilization and protection of natural resources to attain self-sufficiency in food, grains and technology. Then to increase the dependence on non-debt income for the purpose of development. और agriculture और rural development को और भी ज़्यादा important priority पे हमने लिया था। और प्लान के जो टारगेट और अचीवमेंट थे, टारगेट वाज 6.5% और एक्चुअल अचीवमेंट जो थी वो हमारी इस प्लान में 5.4% नजर आ गई। ये इसलिए इसमें एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि इमीडिएटली हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए थे उस पिछले वाले 9th 5 प्लान में। आपका ग्रोथ और टारगेट में अच्छा खासा आपको नज़र आया, 5% थी टारगेट, 6% अचीवमेंट, लेकिन फिर उसके बाद 9th 5 प्लान में अचानक से आपने अब आप थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, आपने टारगेट को और ऊपर बढ़ाया 6.5%। तो वाई दिस टारगेटेड एंड अचीवमेंट्स हैड ए डिफरेंस, देयर वाज ए यूनिक रीज़न फॉर दिस काइंड ऑफ फिनोमेना, और वो रीज़न था ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज थी वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। एंड नाउ यू ऑल नो, हम सब जानते हैं कि हमारी जो कंट्री जो इकॉनमी जो हमारी है, नाउ इट वाज इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वी वर नाउ ग्लोबलाइज्ड। कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो जाती, उसका डेफिनेट इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी में भी पड़ जाती, क्योंकि अब आपका ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड है दैट इज लिंक्ड विद ईस्ट एशियन कंट्रीज। आपका ट्रेड आपके अमेरिका के साथ है, आपके ब्रिटेन के साथ है, अब रशिया के साथ है, यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड में आपकी इकॉनमी इंटीग्रेटेड। कहीं पर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी इकॉनमी में भी उसका एक असर आ जाता। सो दिस वाज द रीजन व्हाई द डिफरेंस बिटवीन टारगेटेड एंड अचीवमेंटेड ग्रोथ, ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लेक्चर से डिवेट हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट 9th 5 प्लान। देन क्विकली वी विल बी फोकसिंग ऑन 10th 5 प्लान। और 10th 5 प्लान का जहाँ पे हम बात करते हैं, द 10th 5 was started from 1st April 2002 till 31st March 2007। इस 5 प्लान में अब हमारा फोकस जो था वो ये था कि हमने तो ट्रेड या हमने तो अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज कर दिया, हमने तो एलपीजी रिफॉर्म्स हमने अडॉप्ट किया, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हमने अडॉप्ट किए, और ये रिफॉर्म्स ऑलमोस्ट वी आर एंटरिंग इनटू द 10th ईयर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म। तो अभी भी थोड़ी बहुत अड़चने थी, अभी भी हमारे पास यहाँ पे कुछ अड़चन आ रही थी, और उन चीज़ों को, उन अड़चनों को किस तरह हम टैकल करेंगे, वही इस 5 प्लान का फोकस था। फोकस क्या था? रिमूविंग डोमेस्टिक ट्रेड बैरियर्स। अभी भी हमारी कंट्री में जो ट्रेड बैरियर्स जो थे, जो ट्रेड के हवाले से जो एक्सटर्नल ट्रेड जो आपका होता है उस पर बहुत सारी दिक्कतें आती थी। अभी भी टैरिफ रेट्स बहुत ज़्यादा थी बाहर की कंट्रीज, क्योंकि इस पीरियड में आते आते अगर आपको थोड़ा सा और हिस्ट्री पे थोड़ी नज़र होगी तो इंडिया हैड now became the member of WTO in 1995। I think India was now a member of WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया अब मेंबर बन गया था। तो अब कोई भी चीज ट्रेड के रिलेटेड अब जो इशू आते थे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उसको लिया जाता था। तो बहुत सारी कंट्रीज की यही एक शिकायत रहती थी
कि नहीं जी अभी भी वहां पे ट्रेड बैरियर्स है, उनको निकालने की कोशिश करनी है। देन सेकंड फोकस वाज इंक्रीजिंग एफडीआई। अब आपको पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना आपकी कंट्री में आएगा, यानी कि जितने बाहर से इन्वेस्टर्स आ जाएंगे आपकी कंट्री में क्या होगा। अब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आ जाता है वो आपकी कंट्री में ही विल कम विद डॉलर्स, ठीक। जब वो डॉलर्स लेके यहाँ पे आता है, उन डॉलर्स को आप फिर कन्वर्जन के तौर पे इंडियन रुपीस में आप उसको देते हैं। डॉलर्स का फॉरेक्स में आपका बढ़ोतरी हो जाती है और उस वो इन्वेस्टर यहाँ पे जब कोई इंडस्ट्री खोलता है, यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, पॉवर्टी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। और इस तरीके से कंट्री ये चाहती थी, हमारे प्लानर्स ये चाहते थे कि किस तरह हम एफडीआई को बढ़ाएंगे, लेकिन एफडीआई को बढ़ाने के लिए देयर हैड टू बी टेकन सम पॉलिसी रिफॉर्म, बिकॉज अभी भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी। अभी भी एक इन्वेस्टर को यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाए। वो जो हमने पढ़ा था ना, वो इंस्पेक्टर कोटा लाइसेंस राइट सिस्टम, वो एबॉलिश हो गया। उस चीज़ ने उस पीरियड में इंडस्ट्री को देयर वॉज डिके इन द इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी वहाँ पे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फैसला लिया देयर शुड बी सीमलेस फ्लो ऑफ एफडीआई। देन गुड गवर्नेंस। देन थर्ड वाज एम्पावरिंग पंचायत, बिकॉज जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिल गई, उसको भी हमने अब पंचायत को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की हमने ठान ली। देन एक और इम्पॉर्टेंट फोकस रहा इस प्लान का कि किस तरह अपनी कंट्री की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, आने वाले 10 साल तक हम डबल करेंगे। देन ग्रोथ विद ह्यूमन डेवलपमेंट, किस तरह हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस को बढ़ाएंगे। और मॉनिटरेबल टारगेट्स हमने कुछ 11 इंडिकेटर्स के लिए सेट किए थे, यानी कि नाउ इफ अ टारगेट इज देयर वी हैव टू मॉनिटर। वेग आइडियाज पे अब काम नहीं चलेगा, टारगेट दिया गया उसको मॉनिटर करना है, तब जाके हम अपने जो टारगेट्स है हम उनको अचीव कर सकते हैं, ठीक। देन इसी 5 ईयर प्लान में 10th 5 ईयर प्लान में हमने कैटेगोरिकली कहा कि एग्रीकल्चर को आप डिक्लेयर कीजिए प्राइम मूविंग फोर्स। और टारगेट अचीवमेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपका टारगेट 8% और अचीवमेंट जो है वो थी आपकी 7.5%। देन नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो है आपका 11th 5 ईयर प्लान। और 11th 5 ईयर प्लान was started from April 1st 2007 till 31st March 2012। और यहाँ पे थीम जो था, एक यूनिक थीम दिया गया इस पे, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और इस 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर किया था सी रंगाराजन, जो आरबीआई का गवर्नर भी रहा था। अब फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का थीम और इसकी रिलेवेंस इस 5 ईयर प्लान में क्या थी, अब आप पिछले 2-3 5 ईयर प्लान्स पे जब आप नजर मारते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन इकोनॉमी में मोर देन 6% ग्रोथ अचीव हो रही है। जो एक कॉन्सेप्ट था ना बीच में, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो प्रोफेसर राज कृष्णा ने एक टर्म कॉइन की थी, ये थोड़ा सा ये एग्जाम में आता है इसलिए मुझे याद आया। राज कृष्णा ने एक टर्म कॉइन की थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो पहले स्टार्टिंग के प्लान में हम 3%, 2.5%, 3.5% तक ही हम महदूद थे। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम पिछले 2-3 प्लान्स में ये देख रहे हैं कि किस तरह हम मोर देन 6% भी हमारी कंट्री ने ग्रोथ को अचीव किया। इवन आप 10th 5 ईयर प्लान में देखेंगे 7.5। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि इस लेवल की ग्रोथ हम अब अचीव करेंगे, यानी कि वी आर ग्रोइंग वेरी फास्टर। अब फास्टर ग्रोथ करने के साथ साथ हमने क्या इसमें ऐड किया कि ग्रोथ शुड बी इंक्लूसिव, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यह है कि सोसाइटी का हर सेक्शन, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शैल बी इंक्लूडेड
सोसाइटी का every strata of the society, every section of the society shall reap the benefits of growth. यानी कि ग्रोथ के जो फ्रूट्स आपको ये ट्रिकल डाउन होने चाहिए, ये आपको ऊपरी लेवल तक महदूद नहीं होने चाहिए. दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ. यानी कि आपका एसटी है, he should be also involved in the growth. आपका वुमेन है, आपकी ओबीसी है, आपकी जो भी कोई सोसाइटी का लोवेस्ट लेवल स्ट्रेटा पे आता है वो इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ पे आना चाहिए. सो दिस इज इंक्लूसिव ग्रोथ. सो थीम क्या था? टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. और इसमें जो प्रायोरिटी जो दी गई थी, द प्रायोरिटी वाज गिवन वंस अगेन टू एजुकेशन. देन अगर आप देखेंगे रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड हेल्थ वेयर गिवन मोर प्रायोरिटी. लिटरेसी रेट को 80% तक बढ़ाना है. हमने जो हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं जिसमें IMR को हमने रिड्यूस करना है इस फिगर तक 28 पर 1000. मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेक्स रेशो को इंप्रूव करना है. ठीक. देन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को हमने उस पर काम किया था. अब रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट इसमें आया कि 30% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन्स को मिलनी चाहिए. ठीक. देन आपने इसी 5 ईयर प्लान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी लॉन्च की. कभी ये भी एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट किया था. सो जब हम इस 11th 5 ईयर प्लान की जब हम बात करते हैं और इसमें जब हम ग्रोथ और टारगेट्स की तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि टारगेटेड ग्रोथ हमने 9%, पहली बार अब हम टारगेट ऊपर रख रहे हैं. 9% टारगेट हमने रख दिया. मामूली बात नहीं है. पहली बार किसी 5 ईयर प्लान में 9% टारगेट लेके आप प्लान को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. और हैरानगी की बात यह है कि अचीवमेंट पे जब हम नजर मारते हैं तो 8% आपको ग्रोथ नजर आ रही है. सो दिस वाज क्वाइट वेरी सक्सेसफुल प्लान. और 11th 5 ईयर प्लान ने हमें एक रास्ता दिखाया कि हम अब 8%, 9% ग्रोथ की तरफ भी जा सकते हैं. नाउ लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो था 12th 5 ईयर प्लान, जो 2012 अप्रैल 1 2012 में शुरू हुआ टिल मार्च 31 2017 तक इसका जो था वो टाइम फ्रेम था. सो थीम जो था, थीम बिल्कुल आप थीम पे जब आप जाएंगे 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान का थीम ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है. लेकिन यहाँ पे 11th 5 ईयर प्लान में टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ पे अब थीम आ रहा है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. ये अगर आप देखेंगे दिखने के लिए, कहने के लिए कितना इजी है, इसका थीम सिंपल है. लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस में भी प्रीलिम्स में पूछा गया था और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन गलत भी किया, क्योंकि कभी कभी हमें छोटी छोटी चीज़ें जो है वो भूलने की हमें आदत रहती है. सो 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान के थीम्स को थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है. कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं. हेंस कभी क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. तो इस 5 ईयर प्लान का थीम था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट इसलिए अब इसमें बार बार इस पीरियड में बार बार सस्टेनेबल आता है, बिकॉज नाउ जो थिंकर्स है वो इस स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं कि किस तरह हम जो फ्यूचर जनरेशन्स को हम सेफ रख सकते हैं. यानी कि प्रेजेंट जनरेशन अगर रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इस तरह करना है ताकि हमें फ्यूचर जनरेशन को भी दिमाग में रखना है. विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर, हाउ द रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट. आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भी आगे हमें पढ़ना है, उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. और इस 5 ईयर प्लान के जो ब्रॉडर जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये था कि रियल जीडीपी जो है
ये वी शुड बी एबल टू ग्रो बाय 8%। एग्री और उस जब आप रियल जीडीपी की बात करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी क्या है। यहाँ पे आपको खाली याद रखना है कि इसमें टारगेट, इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया 8%, रियल जीडीपी 8%, यानी कि इसमें इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है वो हम निकालते हैं, क्योंकि कभी कभी सतही तौर पे आपको लगता है कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन वहां पे इन्फ्लेशन, उसमें हम इन्फ्लेशन इंडेक्स उसके साथ लिंक होता है, हेंस दैट ग्रोथ इज नॉट एग्जैक्ट ग्रोथ। इन्फ्लेशन जब हम उसमें निकालते हैं फिर हमें एक्चुअल ग्रोथ दिखती है, जिसको हम रियल ग्रोथ कहते हैं। ठीक, सो खैर ये हमें आने वाले चैप्टर में नेशनल इनकम में हम उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये 8% ग्रोथ तब आपको पॉसिबल जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर 4% से ग्रो होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.1%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 7.6 और आपका सर्विस सेक्टर मस्ट ग्रो बाय 9%। ये जब ये चीजें होगी तब आपकी ओवरऑल रियल जीडीपी 8% से आपको ग्रोथ मिलेगी। देन इस 5 ईयर प्लान में हमने ये बताया था कि वी हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अराउंड 50 मिलियन इन सेक्टर्स अदर देन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में तो जो है तो वो है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर वी हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सर्विस सेक्टर आल्सो, इन इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्राइसिस है वो थोड़ा सा हम उसको एड्रेस कर दें। देन वी डिड केप्ट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इंप्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशो by 950 up to the end of 12th 5 year plan। यानी कि अब क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे इंडिया वाज यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 1990 में यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हर कंट्री को दिए थे, और ये टारगेट्स वहां से आपको डिलीवर होके आते हैं कि आप कमिटेड होते हो वहां पे यूएन में कि हम अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग, हम अपनी कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतनी कम करेंगे, हम अपनी कंट्री में मैटरनल मोर्टेलिटी, आपका जो इंटरनेशनल लेवल पे टारगेट दिया जाता है कि आपकी कंट्री में इतनी है, आपको इतना रिड्यूस करना है, तो वो टारगेट लेके आप जब आप अपनी कंट्री में आते हैं तो आप फिर अपनी कंट्री में अपनी पॉलिसीज आप अडॉप्ट करते हैं। सो ये चीज जो है दीज आर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आज तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से आगे वो भी देखेंगे क्या मसला है इसमें। देन देयर वाज दिस अनदर ऑब्जेक्टिव वाज 1 मिलियन हेक्टेयर इंक्रीज इन द ग्रीन कवर, यानी कि जो फॉरेस्ट कवर जो हमने बढ़ाना है बाय 1 मिलियन हेक्टेयर। देन डायरेक्ट कैश पेमेंट इन प्लेस ऑफ सब्सिडीज, जो सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट है अभी तक हम कैश में देते थे, यहां पे बताया गया कि कैश से बेटर है इफ यू गो फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, मोड ऑफ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि आपका अकाउंट है डायरेक्ट आपका जो है सब्सिडी उसमें एनकैश हो जाएगा। उससे क्या है, उससे सब्सिडीज की जो लीकेजेस जो है वो प्लग इन हो जाएगी, और आपका जो हम फिस्कल पॉलिसी में पढ़ेंगे जो आपका फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज 5 ईयर प्लान्स, और आज का जो लेक्चर था वो हमने 12 ईयर प्लान तक हमने कंप्लीट किया। थोड़ा सा अब लास्ट के 2-3 मिनट्स हम देखेंगे कि ओवरऑल जो अचीवमेंट्स और फेलियर जो हैं इन 5 ईयर प्लान्स के क्या थे। सेकंड वाज, पहला हम देखेंगे अचीवमेंट्स। अगर हम देखेंगे अचीवमेंट, नेशनल इनकम बढ़ गई, ठीक। सेकंड, India became one of the largest and emerging economies in Asia with around 2.7 trillion US dollar GDP in terms of US dollar. India became 5th largest economy in 2019. Then India की rank when GDP is compared in terms of purchasing power, उसमें India की rank 3rd है। There were improvement in
सोशल इंडिकेटर्स, अगर आप सोशल इंडिकेटर्स की बात करेंगे जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे थे IMR, MMR, लिटरेसी, अगर आप 1947 के डेटा को लेके चलेंगे और 2017 तक अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको यहाँ पे विजिबल इम्प्रूवमेंट मिलेगी। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था, देयर वाज रोबस्ट इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, स्टील, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एटसेट्रा। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ने भी बहुत तेजी से मोमेंटम पिकअप किया। देन फॉरेक्स में आफ्टर 1991 क्राइसिस आपके फॉरेक्स में आपने ठीक ठाक जो है आपके फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ गए। इवन अगर आप डेटा देखेंगे जून 2020 तक $480 बिलियन आपके फॉरेक्स रिजर्व्स में है। Then India was seen as a global leader. Then there was considerable expansion in higher and vocational education sector, जिसमें health universities, engineering institutions, medical institutions, etc. Then poverty did drop by 20%. तो फेलियर्स की अगर हम बात करेंगे, अभी भी जो प्लानिंग से हम नहीं अचीव कर पाए वो ये था कि अभी भी हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर हम देखेंगे, जिसको हम HRD में हम काउंट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो अभी भी थोड़ा सा हमारी इज वेरी लो। देन अभी भी poverty did decrease by 20%, but still India is facing rampant poverty. Then there is a gap between gender, जिसको हम gender parity है, gender development की जब हम बात करते हैं, अभी भी there is wide gap उस फ्रंट पे। Then R&D is not globally as competitive. रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी कंट्री में अभी भी थोड़ा सा बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। उसके पीछे भी रीज़न है बिकॉज स्पेंडिंग एज ए परसेंटेज ऑफ GDP हमारा बहुत कम है उसमें, ठीक। देन एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट सेक्टर में भी अभी हमारी कंट्री जो है दे हैव डन गुड जॉब ऑन एक्सपोर्ट सेक्टर, बट मच नीड्स टू बी done. There are very regional imbalances are very right now clearly visible. इस चीज़ पे भी अभी हमने और काम करना है, regional imbalance और one we can say balanced regional development, because बहुत सारी states में अगर आप within state या interstate, both interstate and intrastate रीजनल इम्बैलेंसेस अभी भी आपको नज़र आती है। देन अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जितनी प्रोडक्शन वहाँ से निकलनी चाहिए, वो अभी उस ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे हम नहीं कर पाते हैं। देन लास्ट में जो अभी भी जो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन अगर हम डेटा की तरफ देखेंगे, अभी भी वो दे सफ़र फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। सो ओवरऑल फेलियर और अचीवमेंट्स की हमने थोड़ी बात की। सो दिस वाज ऑल विद रिगार्ड टू 5 ईयर प्लान्स, जो हमने 3 लेक्चर में कवर किया, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और आज का जो लेक्चर था लेक्चर 3, कंक्लूडिंग लेक्चर फॉर 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने आज 5th प्लान, 6th 5 प्लान, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और उसके साथ साथ हमने अचीवमेंट्स ऑफ दिस 5 ईयर प्लान्स एंड फेलियर्स कहाँ पे हम थोड़ा सा किसी फ्रंट में फेल नहीं कह सकते, कहीं पे हम लैग हुए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट 5 ईयर प्लान्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी आपके कोलीग्स, स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये इसकी लिंक उन तक पहुंचाए, वो सब्सक्राइब करें और ताकि हमें आपसे एक जो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए वो उस सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और आने वाले लेक्चर के लिए भी हमारा जो टीम पीछे है उनको भी एक मोटिवेशन मिल जाएगी। और हमें अपने कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है जिस पे हमारा टीम जो है वो आप तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप तक ये लेक्चर्स कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के।